अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 206 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। 1122 पॉइंट प्लस भी रही मार्केट और 275 पॉइंट माइनस रही मैक्सिमम। ज़्यादा देर मार्केट आज प्लस में थी। आखिर में थोड़ा सा प्रेशर आ गया, सेलिंग प्रेशर, क्योंकि 3 छुट्टियां आ रही हैं आगे कंसेक्यूटिव, तो लोग जो हैं थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम आज बेहतर हुए हैं। कल वॉल्यूम था 226 मिलियन का, आज वॉल्यूम है 388 मिलियन का। तो मार्केट तो मुझे कुछ अच्छा बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। तो वॉल्यूम 2 दिन से गिर रहे थे, आज वॉल्यूम बेहतर हुआ है, ठीक है। और अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसमें आज कोई ख़ास कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इतने ख़ास हैं नहीं, तो उसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। सीधा चलते हैं हम मार्केट की रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट जो है जी वो मैंने एक रिपोर्ट है हमारी एक्सट्रीम बुलिश और इमर्जिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट एनफ होनी चाहिए आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आजकल के हिसाब से, तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत बेहतर परफॉर्म करके दे सकते हैं। देखें, एक्सट्रीम बुलिश में जो स्टॉक्स थे वो कुछ दिन पहले बुलिश में थे और उससे कुछ दिन पहले इमर्जिंग में थे। बुलिश स्टॉक्स पहले इमर्जिंग में आएगा, इमर्जिंग के बाद बुलिश के बाद फिर एक्सट्रीम बुलिश में जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो स्टॉक्स एक्सट्रीम बुलिश में होंगे वो इमर्जिंग से ही आ रहे होंगे या बुलिश में से ही आ रहे होंगे, और हो सकता है जो आज एक्सट्रीम बुलिश हैं वो कहीं पीछे चले जाएं, पहले बुलिश में जाएंगे फिर वो इमर्जिंग से निकल के हो सकता है इस कैटेगरी से बाहर निकल जाएं। तो साइकिल यही है, इस साइकिल को पकड़ने की कोशिश करनी है आपने। पीछे जो हो चुका वो हो चुका, आज से अपना एक साइकिल स्टार्ट करें। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी और मैं फिर ऑफिस से निकल गया था, जिसकी वजह से दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो कल की वीडियो भी बहुत ज़्यादा काम की थी, लेकिन आज भी उसी पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये स्टॉक्स हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फिर मैं नए आने वालों के लिए बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फिर तो आपको इशू नहीं होगा। बट अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपने मोबाइल यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं डेफिनेटली, तो आपने उसको फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आप उसमें आपको जूम की आपको मिलती है ऑप्शन कि आप उसको जूम कर सकते हैं। जब आप जूम करेंगे ना, तो जहाँ पर मेरा कर्सर होगा वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत क्लियर आपको नज़र आएगा, बहुत क्लियर। तो एक्सट्रीम बुलिश के अंदर सिनर्जी है ए प्लस में है, लेकिन वो एक्सट्रीम बुलिश है। गाल ए में है, पार्क फील्ड ए में है, पीआरएल ए प्लस में, टीपीएल ए प्लस में है, टीआरएल ए में है, और जेएचएनआई एक्सट्रीम बुलिश है, ए प्लस कैटेगरी का है। एनआरएल ए प्लस कैटेगरी का है, वो भी एक्सट्रीम बुलिश में है। टीपीएलटी बी प्लस में है, एक्सट्रीम बुलिश है। और जीएचजीएल बी प्लस में एक्सट्रीम बुलिश है। मीज़ान बैंक बी प्लस में है, एक्सट्रीम बुलिश है। और टीपीएलपी बी प्लस में है और एक्सट्रीम बुलिश है। इसी तरह बुलिश स्टॉक्स में से जो एफसीईपीएल, एएसएल, इमेज और जीसीआईएल ये बुलिश में है, और जो इमर्जिंग में है वो एफसीएल है, एमडब्ल्यूएफएल है और एसईपीएल है। ये स्टॉक सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, आप हाईलाइट कर रहा हूं। बाइंग और सेलिंग आपने अपने क्राइटेरिया को देखते हुए करना है कि जो स्टॉक्स आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं आपने बाइंग करनी है, और जिस तरह सेलिंग के क्राइटेरिया पे कोई उतरता है तो आपने उसको सेलिंग करना है। अब मैं सीधा चलता हूँ जहाँ से मैंने ये रिपोर्ट अखज़ की है उस रिपोर्ट पे चले जाते हैं। इसी रिपोर्ट से ही जो मेरी 106 स्टॉक्स को मैं एनालिसिस करता हूँ, इसी में से मैंने आपको एक्सट्रीम बुलिश और इमर्जिंग स्टॉक्स निकाल के दिए हैं, इसी में से निकाल के दिए हैं मैंने। सिर्फ मैंने क्या किया है कि ए प्लस, ए और बी प्लस इन कैटेगरीज को देखा है मैंने। बाकी बी में भी कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो बुलिश और इमर्जिंग में हो सकते हैं, बट मैंने बी कैटेगरी को नहीं देखा। आने वाले दिनों में मैं बी कैटेगरी को भी देखूंगा, उसमें से भी काफ़ी स्टॉक्स होंगे जो इमर्जिंग में होंगे, वो भी आपके काम आएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो मैं बी तक देखूंगा डेली बेसिस के ऊपर, बल्कि मैं रिपोर्ट ही बना दूंगा ताकि वो मुझे रिपोर्ट देने में, अभी तो बनाने में टाइम लगता है, 2-4 दिनों में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, तो वो उससे आपको आसानी हो जाएगी। बल्कि मुझे आसानी हो जाएगी, फ़िलहाल आपको तो अभी फ़िलहाल नहीं है। जब आपके हाथ में जाएगी एप्लीकेशन फिर आपको ये आसानी होगी। सेक्टर्स की बात करें, रिफाइनरी 95%, यानी कि इसके जो स्टॉक्स हैं 95% मार्क्स हैं, यानी कि अगर एक स्टॉक 100% कर सकता है परफॉर्म सेक्टर, तो रिफाइनरी सेक्टर बहुत तेज़ है, 95% पे है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 57% पे है। लेदर
का जो है वो 53% है, टेक्सटाइल वीविंग 51% पे है और टेक्सटाइल स्पिनिंग 50% पे। अच्छा, अगर हम तमाम ऑल स्टॉक्स की बात करें तो थोड़े से मैं 3-4 सेक्टर्स डिस्कस करूंगा आज आपसे, ताकि आपको इसकी पावर का अंदाज़ा हो सके। सेक्टर्स में सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर आप देख सकते हैं कि A+ में सिर्फ एक ठट्ठा सीमेंट है, इसमें वॉल्यूम भी 3 दिन से बहुत पड़ रहा है, तो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त इसका वॉल्यूम था। अभी वॉल्यूम वाली रिपोर्ट की तरफ भी आएंगे। आज थोड़ी सी मैं डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि 3 छुट्टियाँ आ रही हैं, तो आप तसल्ली से आप इसको देख सकते हैं। तो A+ में है ठट्ठा सीमेंट, बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं वो B में है। सदा 9 स्टॉक्स जो हैं 19 में से 9 जो हैं वो B में है, बाकी C, D और D- में है। तो सीमेंट सेक्टर बिल्कुल बैठा हुआ है जी, फिलहाल इसके अंदर अभी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इसके बाद मैं कमर्शियल बैंक्स को देखना चाहता हूँ। कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स में नज़र नहीं आता, ये समझ नहीं आ रही क्या है। अच्छा, ये कमर्शियल बैंक्स, ये भी 19 स्टॉक्स हैं। A+ में कोई स्टॉक नहीं है, A में HBL है, B+ में मीज़ान बैंक है। ये 2 स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारा सेक्टर बैठा हुआ है। B में है MCB, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सुनहरी बैंक। बाकी मतलब सिर्फ अगर काबिल ज़िक्र जो है वो मीज़ान बैंक और HBL है। और यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है। बैंक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो बैठा है। और मार्केट को जो कभी भी मार्केट को लेके बैठेगा, यही बैंकिंग सेक्टर लेके बैठेगा या ऑयल एंड गैस सेक्टर लेके बैठता है। ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को हम देखते हैं एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग कंपनीज। पहले एक्सप्लोरेशन को देखेंगे। एक्सप्लोरेशन में सिर्फ पाक एंड फील्ड A में है, बाकी B में मारी और PPL है। तो उसको तो B को तो मैं कंसीडर नहीं करता। तो इसका मतलब सिर्फ एक स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद है जी हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक OBOY स्टॉक है, ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड, वो A में है। बाकी हैस्कोल B में है, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज गिर गया मेरा ख्याल है। हैस्कोल को हम देखते हैं कि आज गिरा है, जिसकी वजह से इसकी आज बीमार हो गया बेचारा हैस्कोल। हाँ जी, आज गिरा है जी। ये कितना गिरा है? 2.22% गिरा है, बट ये थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ये B में आ गया और A में है, तो यानी कि ये भी एक्सप्लोरेशन वाला भी बिल्कुल, जो मार्केटिंग वाला जो है सेक्टर बिल्कुल बैठा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? फिर इसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है मेरे पास, वॉल्यूम रिपोर्ट है। इसको डेली बेसिस के ऊपर आपने देखना और डेली बेसिस के ऊपर मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये इससे भी आपकी स्टॉक सिलेक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, आज सिनर्जी 3 गुना इसमें इजाफा हुआ है। पिछले अगर 10 दिनों का वॉल्यूम का एवरेज देखा जाए तो डेली की जो एवरेज थी वो 80 मिलियन की थी, आज हुआ है 247 मिलियन का काम। 3 गुना इसके अंदर आप समझ लें कि काम इसमें आज ज़्यादा हुआ है। बीको के अंदर 16 गुना इजाफा हुआ है। आज डेली एवरेज आ रही थी 6.3 मिलियन की, आज हुआ है 103 मिलियन का काम हुआ है। 16 गुना इसका ज़्यादा आज वॉल्यूम हुआ है बीको में। इसी तरह DSIL में गिरे हैं स्टॉक्स, बीको भी गिरा है, DSIL भी गिरा है। मेरा ख्याल है इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं फर्दर इंडिविजुअल भी मैं इसको डिस्कस करूँगा। चार्ट थोड़ा सा टाइम कम है बट देख लेंगे। DSIL 3 गुना इसमें इजाफा हुआ है आज। ठट्ठा सीमेंट में 3 गुना इजाफा हुआ है। ठट्ठा सीमेंट में मुसलसल 3 दिन से इजाफा हो रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है इसकी। ठट्ठा सीमेंट में 3 गुना इजाफा हुआ है, GCIL में 2 गुना और NRL में 3 गुना, SPEL में 5 गुना से ज़्यादा इसमें आज इजाफा हुआ है। CEPB में 3 गुना इजाफा हुआ है, BBFL में 2 गुना, SHNI में 3 गुना, STL में 4 गुना और मैकपैक फिल्म में 2 गुना, HTL में 7 गुना, TPLL में 2 गुना, बर्जर में 2 गुना, CLVL 6 गुना इजाफा हुआ है, FECT फैक्टो सीमेंट इसमें 5 गुना इजाफा हुआ है आज और GGL में 3 गुना इजाफा हुआ है और NRSL में 8 गुना इजाफा हुआ है। तो ये कुछ मोटे मोटे स्टॉक्स थे जो मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि देखिए हर चीज़ को एक कंपैरिजन में देखा जाता है। प्राइस को भी कंपैरिजन में देखा जाता है कि लास्ट दिनों में क्या प्राइस थी और आज क्या प्राइस है, और वॉल्यूम को भी इसी तरह
एनालिसिस किया जाता है कि लास्ट दिनों में क्या वॉल्यूम था और आज क्या वॉल्यूम है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बात को समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद हम कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ख़ासकर बैंक ऑफ पंजाब के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सवाल करते हैं। देखिए, बैंक ऑफ पंजाब तो ना मंदी में है ना तेज़ी में, तकरीबन 45 और 200 की मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब है, तो कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपने या तो तकरीबन 32 रुपये के करीब कहीं जाके उसकी बाइंग करनी है, या ऊपर जो है वो 37 रुपये के ऊपर बाइंग करनी है। आप जो बाइंग आपने करनी है कर लें, फिर आप परेशान ना हो। 32 रुपये के करीब जाएगा, वहाँ पे आपने इसको बाइंग करनी है एक, और या फिर 37 रुपये के बाद आपने बाइंग करनी है। बिल्कुल उसके बीच में कुछ नहीं करना, ट्रेड के काबिल अभी नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। बैंक ऑफ पंजाब के बाद मैंने आपकी बात की थी बीको की, तो बीको जो है वो 2 दिन से कंसेक्टिव, आज वॉल्यूम बहुत हुआ है, काम भी इसके अंदर वॉलेटाइल भी बहुत था, वॉल्यूम भी आज बहुत ज़्यादा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया 14, 15, 16 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन माल सारा डला ही है, यानी कि सेलिंग ज़्यादा हुई है। सेलिंग का मतलब ये है कि प्रेशर ज़्यादा था, सेलर जो थे वो हावी रहे हैं आज बीको के अंदर, और सेलिंग भी बहुत हुई है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है इसके लिए। उसके बाद है DSIL, इसके अंदर बहुत वॉल्यूम हुआ है, तो ये थोड़ा सा समझ लें कि थोड़े से पेनी स्टॉक्स टाइप से स्टॉक्स थे। कुछ दिनों पहले ये 11 रुपये था, आज 13 रुपये है। आज 2 दिन से कंसेक्यूटिव इसके अंदर सेलिंग हो रही है, तो वॉल्यूम पड़ा है बट सेलिंग में पड़ा है। गिरते हुए स्टॉक्स में जब वॉल्यूम पड़ता है तो उसका मतलब इसमें सेलिंग हुई है, तो ये भी स्टॉक के लिए ठीक नहीं है। इस तरह बिल्कुल आप समझ लें कि सीधा गया है बिल्कुल, और उसी तरह ये नीचे वापस आ रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स इसी तरह ही परफॉर्म करते हैं, तो आपने इस तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना। ये बड़े ख़तरनाक स्टॉक्स हैं, ये आपको फंसा लेते हैं और कई महीनों और कई सालों तक फंसा सकते हैं आपको। तो अगर आप स्टॉप लॉस वाला कोई है आपके जहन में, तो ऐसे स्टॉक्स में काम करें। अगर आप स्टॉक्स लेके नुकसान में रख छोड़ते हैं तो वो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैंने मार्क किया था कि आपने इनको जो बुलिश स्टॉक्स हैं, मेरी आप बात माने ना, यकीन करें, एक्सट्रीम बुलिश वाले स्टॉक्स को पकड़ लेना अगर आप, तो भाई हर डिप पे आप इसको ले लें, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे, आपको बहुत कम धोखा मिलेगा, बहुत कम। अब जैसे एक्सट्रीम बुलिश है, ये नीचे जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आप एक्सट्रीम बुलिश जब कोई स्टॉक होता है ना, आपने आवरली का इंतज़ार करना है कि जब वो गिरे, आवरली में 60 की RSI तोड़े और उसके बाद 65 की RSI ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तो उसके हाई के ऊपर आपने बाई करना है। और जो 6% स्टॉप लॉस के साथ आप काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मेरे अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, जब मार्केट इस तरह की होती है, थोड़ी सी चॉपी होती है मार्केट, तो इसमें कुछ आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, 2-3 स्टॉप लॉस हिट होंगे, 2-3 आपकी जो है 6% के प्रॉफिट हिट हो जाएंगे, तो वो बराबर चलेगा। लेकिन जब मार्केट चलना शुरू होगी ना, तो ये पैटर्न आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, इसका तरीका क्या देखें, अगर आप स्टॉप लॉस से डरते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि आप सबसे पहले कुछ स्टॉक्स जब आप बाई करते हैं ना, तो आप 6% बेचें, माल लिया, ऊपर 6% बेच दिया, तो 2, 3, 4 आप स्टॉप लॉस के पैसे इकट्ठे करें, मार्केट से लें। उसके बाद फिर आप स्टॉप लॉस को बाकायदा उसको अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट उठाया हुआ है, तो उसी प्रॉफिट को देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। जो लोग स्टॉप लॉस से डरते हैं ना, तो मेरे भाई आप सबसे पहले छोटे छोटे प्रॉफिट उठाएं, 6% के, किसी एक स्ट्रेटजी को उठा लें, टीकीटी को उठा लें, आवरली को। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक्स में आपको आवरली में ही काम करना पड़ेगा, तो आवरली स्टॉक्स में काम करें। 65 की ऊपर से नीचे आ रही हो, 60 की RSI तोड़े नीचे, उसके बाद जब दोबारा ये 65 की RSI क्रॉस करे, उस कैंडल के हाई के ऊपर आप उसको बाई करें, 6% ऊपर सेल कर दें। ठीक है, इस तरह 4-5 आप स्टॉप लॉस इकट्ठे करें अपने, और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस को अप्लाई करना शुरू करें, तो आपको अंदाजा होगा कि यार स्टॉप लॉस के साथ कितना सुकून है काम करने में। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म तो चलें, आप एवरेज कर रहे होते हैं या पैरामीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आप चलाएं जिस तरह मर्जी।
बट शॉर्ट टर्म ट्रेड में विदाउट स्टॉप लॉस कोई गुंजाइश नहीं है विदाउट स्टॉप लॉस, ठीक है जी। इसका आपने ख्याल रखना है। आजकल न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, लेकिन 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना इसने शुरू कर दिया है। मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी आती है, कोई ना कहीं माल जो है वो इकट्ठा हो रहा है, लग रहा है मुझे। तो बहरहाल आपने जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए माल ले लिया है, देखिए मार्केट आपको टाइम से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है। एक ही जगह पे रह के आपसे सारा माल निकलवा लेती है। अगर इसने मार्केट ने नीचे जाना है ना, यहाँ से एक ही जगह पे रहेगी और आपसे सारा माल निकलवा लेगी। आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, अपने लेवल का इंतजार नहीं करेंगे। आप टाइम से ना इन्वेस्ट करेंगे, यार एक हफ्ता गुजर गया मार्केट नहीं गिर रही और डाल दिए, एक हफ्ता गिर गया मार्केट नहीं गिर रही और डाल दिए पैसे। और भाई आपका लेवल तो आने दें, आप लेवल मार्क करें कि आपने एक लेवल के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, या तो यहाँ से 10% मार्केट ऊपर जाए या 10% नीचे जाए, तब आपने बाइंग करनी है। आप एक ही लेवल के ऊपर बाइंग करते रहते हैं तो किसी एक दफ़ा में तो आपको प्रॉफिट हो जाता है और आप समझते हैं कि शायद आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। ज़्यादातर में ऐसा ही होगा कि मार्केट नीचे जाएगी और फिर आप बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। लॉन्ग वीकेंड है तो चीज़ों को मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपको मैंने बता दिया है, देखें। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है ना, वो है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि सेगमेंट किस तरह मुझे डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि हर किस्म का जो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड करता है। फिर हम एक प्रोग्राम में स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह SIP का, SIP किस तरह करनी है वो बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ SIP का नाम लोग जानते हैं, वीडियोस भी आपने देखी होंगी, बट SIP इस तरह नहीं करनी जिस तरह आपको किताबों में मिलती है या आप वीडियोस देखते हैं। SIP का एक बहुत तरीका है, उस तरीके पे आप जाएंगे तो SIP में आप काम कर सकेंगे, अदरवाइज SIP आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। SIP का भी मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करना है, वो हम देखेंगे कि किस तरह SIP को लोगों को करनी चाहिए। और इसके अलावा जितना भी एक सेगमेंट होता है वो आपने मुझे डिज़ाइन करके देना है अपने हिसाब से कि यार ये सेगमेंट होने चाहिए, ताकि हर बंदा जो है वो अपने सेगमेंट के मुताबिक जो है वो वीडियो देखे और वो चला जाए। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।